हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। और आज हम अपने नए प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। हमने काफी सारे एरियाज के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, जैसे प्रस्तावना, संविधान संशोधन, बेसिक स्ट्रक्चर, उसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स के काफी सारे क्वेश्चन को डील किया। आज हम DPSP की क्लास में प्रवेश कर रहे हैं और एक जो बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कि अलग लैंग्वेज में यदि आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। तो फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि संविधान के लागू होने के पश्चात, यानी संविधान के लागू होने के बाद अनेक न्यायिक निर्णयों, यानी जो न्यायालय के निर्णय हैं और संविधान संशोधनों ने मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन को परिवर्तित कर दिया है। विश्लेषण कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि इस क्वेश्चन में आपने न्यायिक निर्णयों का जिक्र नहीं किया, या फिर जो संविधान संशोधन सरकार ने किस किस न्यायिक निर्णय के बाद किए, उन संविधान संशोधनों का जिक्र नहीं किया, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है। तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे आपको बिल्कुल फैक्चुअल जो बातें हैं वो भी बतानी पड़ती हैं। ये क्वेश्चन उनमें से ही एक है। तो सबसे पहले इसकी डिमांड क्या है कि संविधान के लागू होने के पश्चात अलग अलग, सबसे पहले तो मौलिक अधिकार और DPSP के बीच में जो रिलेशन था उसको लेके विवाद शुरू हुआ संविधान के तुरंत बाद से ही। और न्यायिक निर्णयों ने और संविधान संशोधनों ने, इन दोनों ने किस तरीके से मौलिक अधिकार और DPSP के मध्य संतुलन को परिवर्तित किया है, इसका विश्लेषण करना है। यानी क्या क्या क्रम चला, कब किसको प्राथमिकता दी गई है ना, इन सारी बातों को हमें देखना है। तो इसकी सबसे पहले भूमिका में हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि भाई एक और मूल अधिकारों की जो प्रकृति है वो परिवर्तनीय है, यानी मूल अधिकारों को लागू किया जा सकता है। दूसरी ओर राज्य की नीति निदेशक तत्वों की जो प्रकृति है वो गैर परिवर्तनीय होने के बावजूद इन्हें लागू करने हेतु राज्य की नैतिक बाध्यता दोनों के मध्य संघर्ष, विवाद उत्पन्न करती है। इसे एक इजी भाषा में समझो कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी सरकार के सामने बहुत सारे लक्ष्य थे जिसे उन्हें DPSP के माध्यम से लागू करना था, यानी सामाजिक आर्थिक न्याय को लागू करना था हमारे देश की सरकार को। लेकिन फंडामेंटल राइट्स इन DPSP को लागू करने के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही DPSP को लागू करते कुछ फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाता और लोग पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो अलग अलग निर्णयों के माध्यम से यह तय किया गया कि सरकार मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती है। ये सारा मुद्दा उठा। बेसिक स्ट्रक्चर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां से संघर्ष और विवाद उत्पन्न होता है और इस संविधान लागू होने के समय से ही बहुत सारे न्यायिक निर्णयों और संवैधानिक संशोधनों ने क्या किया, फंडामेंटल राइट और DPSP के मध्य संतुलन को परिवर्तित करने का प्रयास किया है। जैसे सबसे पहला वाद आया था, ध्यान रखिएगा, चंपकम दोराइजनवाद। इस चंपकम दोराइजनवाद में यह कह दिया था मूल अधिकार सर्वोच्च हैं किंतु संशोधनीय हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट सर्वोच्च हैं, उनको लागू किया जा सकता है, वो परिवर्तनीय हैं, लेकिन संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। ध्यान रखिएगा, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि दोनों के मध्य किसी भी टकराव, यदि DPSP और मौलिक अधिकार के बीच में कोई टकराव उत्पन्न होता है तो मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे। ठीक है, इसमें एक मुद्दा भी था कि चंपकम दोराइजनवाद में मुद्दा आया था कि मद्रास गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे दिया था पिछड़े वर्गों को, तो जिन्होंने आर्टिकल 15 पढ़ रखा था कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं कर सकता, वो चले गए थे कोर्ट। तो कोर्ट को मानना पड़ा था कि हाँ, फंडामेंटल राइट प्रभावी है, लेकिन संसद के पास भी ये शक्ति है कि वो जो है संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सके। ध्यान रखिएगा, यह भी निर्धारित किया गया था कि निदेशक तत्वों को लागू करने हेतु मूल अधिकारों को संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है। कि भाई यदि सरकार को कोई DPSP लागू करना है ना, और
फंडामेंटल राइट आड़े आ रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो संसद के पास यह अधिकार है कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वो फंडामेंटल राइट में परिवर्तन कर सके। याद रखिएगा, कानून बना के परिवर्तन की बात नहीं थी, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संसद परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद शंकरी प्रसादवाद आता है। शंकरी प्रसादवाद में यही बात बोल दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान रखिएगा, यहां लिखा नहीं है। इसके बाद शंकरी प्रसादवाद आता है और शंकरी प्रसादवाद में भी 1951 का ये वाद है। इस वाद में भी कोर्ट ये बोल देती है कि भाई सरकार को जो है संवैधानिक संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट में संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन उसके बाद आ जाता है 1967 में, ये क्या नाम है, गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद में ये कह दिया मूल अधिकारों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता और सरकार संविधान संशोधन के माध्यम से भी मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल अधिकार उल्लंघनीय है, ध्यान रखिएगा। और यहां पे इन्होंने दो चीजें और कही थी, इस बात को भी समझ लो। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी विधि, उपविधि, नियम, विनियमन फंडामेंटल राइट में यदि संशोधन करेगा तो वो अवैध होगा। यहां पे इन्होंने एक नई बात कह दी गोलकनाथवाद में कि संविधान संशोधन भी एक प्रकार की विधि है और कोई विधि आर्टिकल 13 के तहत फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी इस गोलकनाथवाद में संविधान संशोधन और विधि को एक ही मान लिया गया, संशोधन और विधि को एक ही मान लिया गया और यह कह दिया गया कि संविधान संशोधन के माध्यम से भी आप फंडामेंटल राइट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। दैट्स इट। उसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया आएगी ना, पहले मैं उस प्रतिक्रिया को बता दूं फिर बात करेंगे। फंडामेंटल मूल अधिकारों की संशोधनीय और कुछ निदेशक तत्वों को लागू करने वाले बेसिकली उसको छोड़ो आप, 24वां संविधान संशोधन लेके आई कौन? संसद। और इस 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा कि देखो भाई, आर्टिकल 13 अलग है, मतलब आर्टिकल 13 एक विधि है के तहत विधि की बात की गई है और आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन अलग है। ध्यान रखिएगा, इस 24वें संविधान संशोधन द्वारा साफ साफ सरकार ने ये कर दिया, संसद के द्वारा ये इस संशोधन के द्वारा ये प्रावधान कर दिया, देखो यदि हम विधि बना के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं तो गलत है, क्योंकि विधि के द्वारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि हम संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन करते हैं तो वो गलत नहीं है, वो वैध होगा। ध्यान रखिएगा। और इसलिए 24वें संविधान संशोधन में इन्होंने कह दिया विधि अलग है और 368 की प्रोसेस अलग है। उसके बाद इन्होंने 25वां संविधान संशोधन किया, ध्यान रखिएगा, और 25वां संविधान संशोधन के माध्यम से इन्होंने ये कह दिया कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करते हैं। इस 25वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39 को 31 बेसिकली सी में ऐड कर दिया, 31C जो संपत्ति का अधिकार था, और उसमें अपवाद ये बना दिया कि ये जो आर्टिकल 39B और C वाले डीपीएसपी हैं ये वरीयता रखेंगे फंडामेंटल राइट के ऊपर। इसका मतलब क्या कि यदि हम आर्टिकल 39B और C को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन करते हैं तो वो वैध माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी 25 के तहत दो डीपीएसपी को आर्टिकल 14, 19 और 31 के ऊपर प्राथमिकता दे दी। यानी यदि हम इन डीपीएसपी को लागू करेंगे तो हमको टोका रोका नहीं जाएगा। इन डीपीएसपी को लागू करने के लिए हम फंडामेंटल राइट का उल्लंघन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद आता है केशवानंदवाद। इस 24वें 25वें वाद के बाद आता है यहाँ पे लिखा है केशवानंद भारतीवाद आता है। और इस केशवानंद भारतीवाद में 2-3 बातें महत्वपूर्ण की गई। एक तो यही कहा, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दे दिया और ये कहा केशवानंद भारतीवाद में कि संसद 368 की प्रक्रिया के द्वारा फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, ये बिल्कुल वैध है, लेकिन कानूनों के माध्यम से, विधियों के माध्यम से परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूल ढांचा क्या है, न्यायपालिका ने कहा ये हम समय समय पे बताएंगे।
बात समझ में आई? यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दे दिया था केशवानंद भारतीवाद में, और साथ ही इन्होंने ये जो आर्टिकल 25 की वैधता को बरकरार रखा था कि भाई ठीक है, दो नीति निदेशक तत्वों को फंडामेंटल राइट पे वरीयता दे दी जानी चाहिए। यहां तक बात सही चल रही थी, लेकिन सरकार को यह लगा कि भाई ये न्यायपालिका तो हमको काम ही नहीं करने देगी ऐसे तो। अब ये नया सिद्धांत ले आए, मूल ढांचे का सिद्धांत। अब इसमें क्या होगा, हम पता लगे कोई कानून कोई संशोधन करे और मूल ढांचा घोषित हो जाए। ध्यान रखिएगा, उसके बाद सरकार लेके आती है 42वां संविधान संशोधन। आपको ये वाद विवाद प्रतिवाद दिख रहा है ना? अभी मैं एक ग्राफ बना के भी लास्ट में बता दूंगी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, वैसे तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन कुछ बेसिक प्रोविजन किए गए इस मामले के संदर्भ में भी। एक तो ये कह दिया कि संसद की शक्ति असीमित है। यदि संसद कोई भी संविधान संशोधन करती है मौलिक अधिकारों में, तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, यानी न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है, उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता है। बात खत्म। और दूसरा ये कह दिया इन्होंने कि अब तक तो हम ये कह रहे थे कि केवल 39B और 39C ही वरीयता रखेंगे फंडामेंटल राइट पे, और इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्होंने ये कह दिया कि सारे के सारे डीपीएसपी वरीयता रखेंगे फंडामेंटल राइट में। यानी डीपीएसपी, सब डीपीएसपी वरीयता रखेंगे, यानी हम किसी भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते। उसके बाद वाद आता है मिनर्वा मिल्स वाद, और मिनर्वा मिल्स वाद में दो बातें कही गई। एक तो ये कहा गया कि संसद जी, ये आपने जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति छीनी है ये अवैध है, इसे आप नहीं छीन सकते हैं। क्यों नहीं छीन सकते हैं? क्योंकि न्यायिक समीक्षा बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, और बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ आप देख भी नहीं सकते, मतलब आप बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। दूसरी बात इन्होंने कही कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट संतुलन का सिद्धांत लागू होता है। कोई भी डीपीएसपी, मतलब डीपीएसपी, सारे के सारे डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं हो सकते। हाँ, 39B और C को इन्होंने भी अपवाद में रखा कि ठीक है 39BC आपको आय की असमानताएं कम करनी है, कर लीजिए। 39BC फंडामेंटल राइट पे अग्रता रखेगा, लेकिन बैलेंस का सिद्धांत दे दिया इन्होंने, निदेशक तत्व और मूल अधिकारों के मध्य संतुलन का सिद्धांत दे दिया, और यह निर्णय दिया गया कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन है भारतीय, और ये जो संतुलन है ये भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। दोनों के बीच में बैलेंस मूल ढांचे का अंग है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता की मूल भावना का निर्माण एक साथ मिलकर करता है। और वर्तमान स्थिति में क्या है? कुछ डीपीएसपी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को वरीयता दी गई है। मतलब मूल अधिकार चूंकि क्या है, वाद योग्य है, लेकिन आप संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं। और कुछ डीपीएसपी को, कौन से डीपीएसपी को? 39B और 39C को फंडामेंटल राइट पर वर्तमान में वरीयता दी गई है। ध्यान रखिएगा, हालांकि संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के उद्देश्य से मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल अधिकारों में संशोधन करने के क्रम में संसद को यह ध्यान रखना होगा कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन ना करे। ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? मान लो ये एक बॉक्स है, यहां पे लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें जो तत्व, जो विशेषताएं न्यायपालिका समय समय पे शामिल कर देगी, इस डब्बे में जो भी चला जाएगा उसकी तरफ संसद देख भी नहीं सकती। मतलब संसद इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती, 368 की प्रक्रिया के द्वारा भी नहीं कर सकती, कानून के द्वारा तो बात ही छोड़ दो। बात समझिए मेरी बात। तो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत यही है। और ये जो क्वेश्चन था, अब पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों, 11 सितंबर से नए बैच शुरू होने वाले हैं। P2I बैच शुरू हो रहा है 11 सितंबर से। यदि आप 13 से 14 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट सीरीज, 2 साल की वैलिडिटी है, लाइव क्लासेस हैं, डाउट सेशंस डेली, आप क्लास के बाद आधे घंटे आप बोल के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यदि आप एक व्यवस्थित तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बैच से जुड़ने के लिए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना होगा LD Live। ये मेरा कोड है LDLIVE। LD Live कोड के साथ आपको ये कंप्लीट जो बैच है, P2I बैच है, मात्र
29,999 में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, मात्र 29,999 में आपकी पीटी, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी हम करवाएंगे। ठीक है, अब मैं यदि क्वेश्चन पे जाऊं, अब आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो। संविधान के लागू होने के पश्चात न्यायिक निर्णयों और संविधान संशोधनों ने मूल अधिकार और नीति के निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन को कैसे परिवर्तित किया? तो वर्तमान में संतुलन परिवर्तित हुआ ना, किस संदर्भ में संतुलन परिवर्तित हुआ कि भाई कुछ डीपीएसपी यानी 39B और C मौलिक अधिकारों पे वरीयता रखते हैं, बात सही है। लेकिन अब यदि मैं ये कहूं कि ठीक है ये वरीयता रखते हैं, तो क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है? तो हाँ, आप डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यदि मैं एक क्रक्स आप लोगों को बता दूं तो क्रक्स क्या है? आप चंपकम दोराइजनवाद का जिक्र करेंगे, आप शंकरी प्रसाद का जिक्र करेंगे जिन्होंने ये कह दिया था कि फंडामेंटल राइट में संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन हो सकता है। उसके बाद गोलकनाथ वाद आता है 1967 का, इसमें यह कह दिया था कि संविधान संशोधन के माध्यम से भी संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 24वां और 25वां संविधान संशोधन आया। 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह कहा संसद ने आर्टिकल 13 अलग है और आर्टिकल 368 अलग है, यानी आर्टिकल 368 एक विधि नहीं है। हम आर्टिकल 13 के तहत संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। 25वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कह दिया कि आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C वरीयता रखेंगे फंडामेंटल राइट पे, यानी यदि आर्टिकल 39B को लागू करने के लिए हमें फंडामेंटल राइट में संशोधन करना पड़े तो वो वैध होगा। इसके साथ ही उसके बाद आता है केशवानंद वाद 1973 में, और इसमें कह दिया कि संसद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे इन्होंने बोला लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, मूल ढांचे की संकल्पना दे दी। और साथ ही ये कहा कि साथ ही इन्होंने 25वां जो संविधान संशोधन था ना, इसको वैध करार दे दिया था कि ठीक है आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को आप लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते। लेकिन उसके बाद संसद लेके आती है 42वां संविधान संशोधन। 3 बातें, एक तो हमारी संशोधन की शक्ति असीमित है, ये बोल दिया इन्होंने, असीमित है, यानी न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान संशोधनों की हो सकती है कि नहीं? तो नहीं हो सकती। और साथ ही इन्होंने कह दिया कि सारे के सारे जो डीपीएसपी हैं अब फंडामेंटल राइट के ऊपर वरीयता रखेंगे। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये कह दिया। और फिर फाइनली हम देखेंगे कि मिनर्वा मिल्सवाद आता है, और मिनर्वा मिल्सवाद में ये 1980 का है, ध्यान रखिएगा। इसमें यह कह दिया, एक तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति आप हमसे नहीं छीन सकते, क्योंकि न्यायिक समीक्षा क्या है? मूल ढांचे का भाग है, और मूल ढांचे में आप परिवर्तन कर ही नहीं सकते। और दूसरा इन्होंने कहा कि सारे के सारे डीपीएसपी की वरीयता नहीं है, बल्कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या है? संतुलन के सिद्धांत पे आधारित है, और इन दोनों में जो संतुलन है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हालांकि इस मिनर्वा मिल्सवाद में भी 39BC को वरीयता दे दी थी, ध्यान रखिएगा, लेकिन सारे के सारे डीपीएसपी फंडामेंटल से ऊपर नहीं है। और उसके बाद वामन राव मामला आता है, वो तो फिर उससे बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप इसके बाद लिख सकते हो कि इस प्रकार न्यायिक निर्णयों ने और अलग अलग संविधान संशोधनों ने फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी हैं उनके मध्य संतुलन को प्रभावित किया है, और वर्तमान में दोनों के मध्य संतुलन का सिद्धांत लागू है। कुछ मामलों में डीपीएसपी को वरीयता है, जैसे 39B और C की, और डीपीएसपी को लागू करने के लिए संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, लेकिन कानून बना के नहीं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत। ठीक है, तो ये है पूरा क्वेश्चन, ये है पूरी डिबेट। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और
इस तरीके के क्वेश्चन में आपको इन निर्णयों का जिक्र करना ही पड़ेगा, इन संविधान संशोधनों का जिक्र करना ही पड़ेगा और ये कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, मैंने भी पढ़ाया है, अमृत सर ने पढ़ाया हुआ है स्टडी IQ IAS हिंदी पे ही, है ना। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर की डिबेट को जरूर समझ ले, क्योंकि इस बार के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेसिक स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है और हर बार के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस बार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने बेसिक स्ट्रक्चर पे अभी पिछले 3-4 महीने पहले एक टिप्पणी की थी, तो उसके नजरिए से ये इस बार के जो मेंस है उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये मुद्दा हो जाता है। आशा करती हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन की क्वालिटी आपको काफी अच्छी लग रही होगी क्योंकि काफी रिसर्च करके क्वेश्चन बनते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट मोटिवेट करते हैं और ज्यादा आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए। ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। इसके साथ ही यदि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो 11 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है। अगर एडमिशन लेना है तो कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, ठीक है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।